नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे तो क्लियर यहां पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग जानेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में। एनर्जी लेवल डायग्राम होता क्या है? तो बच्चों, जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एटम में, उन सारे ऑर्बिटल्स को अगर एनर्जी के बढ़ते या घटते क्रम में हम लोग सजाएंगे तो जो एक सीरीज बनेगा ना, बस उसी सीरीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, जो कि यहां पर मैंने लिख रखा भी है कि व्हेन ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी एटम आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, देन द डायग्राम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। नथिंग एल्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर उसी को दूसरे भाषा में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें, इन अनदर वर्ड्स ए डायग्राम रिप्रेजेंटिंग रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। रिलेटिव एनर्जी कहने का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि किसी भी एटम में जो बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, उन सारे ऑर्बिटल्स का रिलेटिव एनर्जी का कंपैरिजन जो होगा, बस उसी कंपैरिजन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम। और ये वाला वीडियो जो है एनर्जी लेवल डायग्राम से संबंधित एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर इसके बाद के वीडियोस, यानी कि इसके बाद के कंटेंट, जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एनी आयंस, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर, और ना जाने कितने और भी प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों हम लोग जानेंगे। और वो सारी चीजें किस बात पर आधारित होती हैं? तो सिंपली एनर्जी लेवल डायग्राम पर। तो बच्चों, एनर्जी लेवल डायग्राम को समझने के लिए हम लोगों को और किन किन बातों को जानना होता है? तो यहां पर आप लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए किस चीज का? तो क्वांटम नंबर का। और क्वांटम नंबर बच्चों कितने तरह से होते हैं अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग देखते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि n से रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा होता था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको कि l से रिप्रेजेंट करते थे। तीसरा होता था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको कि m से रिप्रेजेंट करते थे। और चौथा होता था स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कि s से रिप्रेजेंट करते थे। वैसे बच्चों, ये शुरू का जो 3 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये किसी भी ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए जरूरी होता है। और ये चारों क्वांटम नंबर, यानी कि n, l, m, s, यानी कि प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये चारों क्वांटम नंबर की जरूरत होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करने के लिए, जो कि किसी भी एटम के अंदर मौजूद होती है ना बच्चों। और बच्चों, जानो कि इस लेक्चर में हम लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम तो पढ़ना ही है, लेकिन यहां पर बच्चों हम लोग 2 अलग अलग तरह के एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में जानेंगे। जो सबसे पहला एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो होगा मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, यानी कि वैसा स्पेसीज जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहा हो। जैसा कि इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम प्लस हो सकता है, Li2 प्लस हो सकता है, बेरिलियम 3 प्लस हो सकता है। ऐसा कई सारे एग्जांपल हो सकता है। यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, जिसे कि हम लोग मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज भी बोलते हैं, तो उस तरह के स्पेसीज के लिए हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम को जानेंगे। और दूसरा, हम लोग पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए भी एनर्जी लेवल डायग्राम को जानेंगे। और जैसा कि बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग को जानना है। पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहने का क्या मतलब? जैसे हीलियम है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, लिथियम है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, बेरिलियम है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यूरेनियम है, उसमें 92 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि जो भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उन सारे एलिमेंट में जो भी ऑर्बिटल होते हैं, उन सारे ऑर्बिटल्स को अगर एनर्जी के बढ़ते या घटते क्रम में हम लोग सजाएंगे तो जो सीरीज आएगा ना, उसे ही तो हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम बोलते हैं। और उसी एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बच्चों हम लोगों को इस लेक्चर में देखना है। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की। और किस चीज से शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग? तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, यानी कि वैसा स्पेसीज जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है ना बच्चों? तो चलो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं किस चीज के लिए? तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बच्चों बोलते हैं किसको? तो आप लोगों को तो पता ही है कि वैसा स्पेसीज जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। एक इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन He प्लस जैसे हमने लिख दिया यहां पर, तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? सिर्फ 1। ठीक है ना?
तो ये He+ भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज काउंट होगा। इसी तरह से लिथियम है Li2+, क्योंकि लिथियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देंगे तो Li2+ हो जाएगा। बेरिलियम 3+ हो जाएगा, क्योंकि बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए बच्चों, तो कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा का सारा क्या है? मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और इसके अलावा भी कई सारे जिसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां पर हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग जानो कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो होता है, यानी कि वैसा स्पीशीज जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पर एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। याद हुआ बच्चों? सिर्फ और सिर्फ किस बात पर निर्भर करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। अब यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा बच्चों? यहां पर मैंने लिखा एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या चीज से बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये जो स्मॉल n है, ये इसका वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आसान सा बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। सिर्फ आप लोगों को क्या नोटिस करना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर वही रह जाए तो बताओ, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में कोई तब्दीली होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। यहां पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्बिटल कैसे कैसे हो सकते हैं और कैसा कैसा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है। इन चीजों को मैंने पहले ही बता रखा है। जब हम लोगों ने क्वांटम नंबर देखा था तो वहां पर इन चीजों को हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। बस एक शॉर्ट रिवीजन की तरह हम लोग इसको ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, पहला सेल अगर रहेगा तो वहां पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, और वो कौन सा ऑर्बिटल होता है? ये जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये, यानी कि सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है। कहां पर? पहले सेल के अंदर। ठीक है ना। दूसरे सेल की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो वहां पर s ऑर्बिटल तो होता ही है, और s ऑर्बिटल के साथ साथ वहां पर p ऑर्बिटल भी हो सकता है। ठीक है ना। तीसरे सेल की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो वहां 3s भी होता है, 3p भी होता है, और साथ ही साथ 3d ऑर्बिटल भी होता है। सिमिलरली 4 सेल की अगर हम लोग बात करें तो वहां 4s के साथ साथ 4p भी होता है, 4d भी होता है, और साथ ही साथ 4f ऑर्बिटल भी हो सकता है चौथे सेल में। पांचवें सेल में क्या होता है बच्चों? 5s भी हो सकता है, 5p भी हो सकता है, 5d भी हो सकता है, 5f भी हो सकता है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5g भी हो सकता है। ठीक है ना। इसी तरह बच्चों अगर हम लोग छठे सेल की तरफ बढ़ते हैं तो छठे सेल में 6s तो होगा, 6p भी डेफिनेटली होगा, 6d भी हो सकता है, 6f भी हो सकता है, और 6g भी हो सकता है, और साथ ही साथ बच्चों 6h भी हो सकता है। ये सारा का क्या है बताओ? रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल का। 7 सेल की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो वहां 7s भी हो सकता है, 7p भी हो सकता है, 7d भी हो सकता है, 7f भी हो सकता है, 7g भी हो सकता है, 7h भी हो सकता है, और 7i भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्वांटम नंबर का जो टेबल आप लोगों ने लिखा था, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, तो उस टेबल के आधार पर हम लोग इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या क्या चीज है कि ये पहला सेल जो है उसमें सिर्फ ऐसी ऑर्बिटल क्यों होता है, वहां पर p ऑर्बिटल क्यों नहीं होता है, इस बात को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वांटम नंबर के आधार पर। उसी तरह दूसरे सेल में सिर्फ p तक ही हम लोग क्यों जाते हैं, 2d क्यों नहीं होता है? इस सवाल का जवाब आप लोग को क्वांटम नंबर वाले वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, या आप लोग ने कॉपी में अगर लिख रखा होगा क्वांटम नंबर का टेबल तो वहां से भी आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। तीसरे सेल में बताओ तो कहां तक जाता है बच्चों? 3d तक। चौथे सेल में f, चौथे सेल में g नहीं होता है। पांचवें सेल में g तक जाता है, h नहीं होता है। छठे सेल में h तक जाता है, 7 सेल में i तक जाता है, और 8वें सेल में इसी तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बढ़ते चले जाएंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों अलग अलग ऑर्बिटल के लिए L का, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, तो एक बार यहाँ पर उसको भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो बताओ तो s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 0। p ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1। d ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 2। f ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 3। इसकी जरूरत अभी भी पड़ेगी वीडियो लेक्चर में, इसलिए इसे भूलना नहीं प्लीज। g ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 4। h ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 5। i ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 6। एंड सिमिलरली आगे भी चलते चले जाएगा। ठीक है ना।
तो ये वाला टर्म भी आप लोग याद रखोगे। लेकिन आप लोग ध्यान रखो, किस बात की ध्यान रखनी है आप लोगों को, तो आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर मैंने बहुत सारे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट तो कर दिया है, लेकिन जितने भी एटम हैं हमारे पास आज के डेट में नोन, कहां पर, पीरियोडिक टेबल में, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। लगभग 110-15 एलिमेंट के बारे में हम लोग आज के डेट में जानते हैं। तो उतने सारे एटम में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए इतने ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होती है बच्चों, तो ये 7i मैंने फिजूल में लिखा है, 7h भी नहीं होता है, 7g नहीं होता है, 7f नहीं होता है, 7d नहीं होता है, मतलब जरूरत नहीं होता है। ऑर्बिटल हो सकता है, इस बात को क्लियर समझना। ये सारा ऑर्बिटल जो मैंने यहां पर क्रॉस करा, यहां पर अभी जो आप लोग देख रहे हो, तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। उसी तरह 6th सेल में 6f, 6g और 6h की जरूरत नहीं होती है। 5th सेल में 5g की जरूरत नहीं होती है। तो बच्चों किस किस ऑर्बिटल की जरूरत होती है, इसे अगर आप लोग ध्यान से देखना चाहो तो 1s की जरूरत होती है, 2s की जरूरत होती है, 2p की भी जरूरत होती है, 3s की जरूरत होती है, 3p की भी जरूरत होती है, 3d की जरूरत होती है, 4s, 4p, 4d, 4f की जरूरत होती है, 5s, 5p, 5d, 5f की जरूरत होती है, 6s, 6p, 6d की जरूरत होती है, 7s और 7p की जरूरत होती है। तो यहां तक जो बातें मैंने आप लोगों को बताई बच्चों, ये सारी बातें एडिशनल बातें थी एनर्जी लेवल डायग्राम को समझने के लिए। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि आप लोग भूल चुके होंगे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, और एनर्जी लेवल डायग्राम किसका, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, यानी कि वैसे स्पीशीज का जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और यहां पर मैंने लिखा कि इस तरह के स्पीशीज, यानी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस तरह के स्पीशीज का एनर्जी जो होता है, किसी भी ऑर्बिटल का एनर्जी, वो सिर्फ और सिर्फ किस बात पर निर्भर करता है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। ये जो मैंने यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर लिख रखा है, इन एजीमुथल क्वांटम नंबर की कोई जरूरत नहीं होती है, कहां पर, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के एनर्जी लेवल डायग्राम को समझने के लिए, है ना। तो चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम किसका, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, ठीक है। तो बच्चों जितने भी ऑर्बिटल पॉसिबल है, अभी मैंने सेट करके आप लोगों को दिखाया था, उन सारे ऑर्बिटल को एक एक करके यहाँ लिख देता हूँ। बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ, क्योंकि एक साथ उन सबों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते चले जाओ। 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल, और 4 में f तक जाता था, अगर आप लोगों को ध्यान हो। सिमिलरली 4f के बाद क्या होगा, 5s ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल, 5 में भी d तक जाता था कि f तक, 5 में f तक जाता था, 5d ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल, 6s ऑर्बिटल, 6p ऑर्बिटल, और बच्चों 6 में d तक ही जाता था, ठीक है ना। सिमिलरली 7s और 7p था अपने पास, ठीक है ना। तो इतने ऑर्बिटल्स की दरअसल जरूरत होती है। इस बात को फिर कंफ्यूज नहीं होना आप लोग कि क्या इतने ही ऑर्बिटल होते हैं, नहीं, ऑर्बिटल इससे ज्यादा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जितने भी एलिमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, उन सारे एलिमेंट में इतने ही ऑर्बिटल की जरूरत होती है। बच्चों इसी को छोटा कर रहा हूं मैं। बच्चों ये छोटा सा फिगर आप लोगों को अगर ध्यान दे मतलब दिख रहा हो तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो प्लीज वीडियो के क्वालिटी वाले ऑप्शन में जाओ और अपने वीडियो को इम्प्रोवाइज कर लो आप लोग, ठीक है ना। हाईएस्ट क्वालिटी में आप लोग हमेशा मेरे वीडियो को देखा करो कि चीजों को ज्यादा बेहतर तरीकों से सीख सको। देखोगे अच्छे से तभी तो अच्छे से सीखोगे, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो ये जो है ये क्या चीज है, ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना बच्चों। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्बिटल्स, ठीक है। और यहां पर जो मैं इस वर्टिकल कॉलम में अब लिखने जा रहा हूं, वो है इन सबों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि इन सारे ऑर्बिटल का एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करता है। तो बच्चों जल्दी जल्दी बताते चले जाओ आप लोग कि 1s ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा, सिंपली 1। ये जानबूझ के ये टेबल मैंने क्यों बनाया, ये टेबल इसलिए बनाया कि कईयों को ये नहीं पता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग कैसे निकालना है। कुछ नहीं बच्चों, ये जो कोई भी
ऑर्बिटल है ना, तो उस ऑर्बिटल का जो प्रीफिक्स वाला न्यूमेरिकल टर्म है, बस वही प्रीफिक्स वाला न्यूमेरिकल टर्म जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 2s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा बच्चों 2, 2p के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा वो भी 2 के बराबर, 3s के लिए कितना हो जाएगा 3, 3p के लिए कितना हो जाएगा बच्चों वो भी 3 हो जाएगा, 3d के लिए कितना हो जाएगा बच्चों वो भी 3 के बराबर हो जाएगा, 4s के लिए कितना होगा तो देखो तो 4p के लिए कितना होगा 4। लग रहा होगा ये हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम पास करना जरूरी है क्योंकि चीजों को अच्छे से समझना है हम लोग। तो मैं जल्दी जल्दी इन चीजों को यहाँ पर लिख देता हूँ। 5s के लिए 5 क्योंकि आप लोगों ने समझ ही लिया होगा, तो सबके लिए हम लोग एक कलर में लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह 6d के लिए क्या हो गया बच्चों 6 हो गया। सिमिलरली 7s के लिए क्या हो जाएगा 7, और 7p के लिए क्या हो जाएगा बच्चों दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू 7। ओके, अब आप लोग ध्यान देना कि एक कलर में मैंने एक एनर्जी को लिखा है। यहां पर आप लोगों को बस एक बार रिवाइज कर दूं कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड नथिंग एल्स। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, अदरवाइज एनर्जी हमेशा सेम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से देखो अब आप लोग कि ये जो 1s है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 आप लोगों को नजर आ रहा होगा। 2s और 2p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, यानी कि 2s और 2p सेम एनर्जी का होगा। 3s 3p और 3d का एनर्जी सेम है तो 3s 3p और 3d सेम एनर्जी का होगा। 4s 4p और 4d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, 4f का भी, तो इसलिए ये चारों ऑर्बिटल जो होगा सेम एनर्जी का होगा। इसी तरह 5s 5p 5d और 5f का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गौर करो, सबका 5 ही आ रहा है यानी कि सेम है। इस वजह से इन सबों का एनर्जी जो है बच्चों क्या होगा सेम होगा। सिमिलरली 6s 6p और 6d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चूंकि सेम है, इस वजह से 6s 6p और 6d का भी एनर्जी सेम होगा। सिमिलरली 7s 7p का भी एनर्जी सेम होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। अब हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना बच्चों ये ऑर्डर हम लोग दर्शा रहे हैं एनर्जी का किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए। तो ये जो एरो मैंने दिखाया है, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये दर्शा रहा है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। बच्चों ध्यान से अगर आप लोग देखो, जो अभी हम लोगों ने कर रखा था यहाँ पर, कि सबसे पहले 1s को अगर देखो तो 1s का एनर्जी 1 के बराबर नहीं, यानी कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चूंकि 1 है तो सबसे कम है, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा बच्चों 1s का। उससे ज्यादा एनर्जी होगा किसका 2s और 2p का, क्योंकि उसका n का वैल्यू ज्यादा है। क्योंकि एनर्जी किस बात पर बच्चों निर्भर करता है, तो एनर्जी निर्भर करता है सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। लेकिन ये चूंकि 2s और 2p का वैल्यू n का सेम है, इस वजह से 2s और 2p दोनों का एनर्जी सेम होगा। सिमिलरली 2s 2p से ज्यादा होगा 3s 3p 3d का। तो उन्हीं चीजों को बच्चों यहाँ पर ध्यान से लिख रहे हैं और आप लोग भी ध्यान से देखते चलना उन चीजों को, ठीक है। तो बताओ तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा बच्चों, तो सबसे कम एनर्जी जो होगा बच्चों वो होगा 1s का, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान दो, अगर तो 2s का एनर्जी इससे ज्यादा होगा और साथ ही साथ 2p का एनर्जी जो है वो 2s के बराबर ही होगा। यहाँ पर 2p को 3 बॉक्स से मैंने इसलिए दिखाया है, वो दरअसल आप लोग इस तरह से ट्रिपल बॉक्स वाले सिस्टम को भी दिखा सकते हो, क्योंकि p ऑर्बिटल 3 होते थे, px py pz, बस इसीलिए, और बाकी कोई रिप्रेजेंटेशन का मकसद नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह 3s में क्या बात होगा बच्चों, 3s का एनर्जी इससे भी ज्यादा, 3s का एनर्जी इससे ज्यादा, और उससे ज्यादा होगा किसका 3p का। दरअसल 3p और 3s का बराबर, और सिमिलरली 3d का भी बराबर होगा किससे 3p से, ठीक है ना। क्योंकि 3s 3p 3d तीनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है, इसलिए तीनों का एनर्जी भी सेम होगा, सही है ना। अब हम लोग आते हैं 4s पर। तो 4s का एनर्जी इससे ज्यादा होगा क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ गया, और 4p का एनर्जी उसी के बराबर, और सिमिलरली 4d का जो एनर्जी होगा, ये 5 बॉक्स मैंने क्यों दर्शाया है यहाँ पर वो आप लोग समझ रहे होंगे, और 4f का भी एनर्जी, इसमें कितना बॉक्स दिखाऊंगा मैं बताओ तो, यहाँ पर 7 बॉक्स में दिखाने जा रहा हूँ। और ये जो है बच्चों कौन सा ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल है। तो 4s 4p 4d और 4f का एनर्जी जो है वो बराबर होगा, है ना। अब अगर हम लोग 5s की बात करें बच्चों, तो बताओ तो 5s की एनर्जी इससे ज्यादा या इससे कम, तो 5s की एनर्जी इससे ज्यादा, और उससे बराबर एनर्जी होगा वो 5p का, और उसी के बराबर एनर्जी होगा किसका 5d का, और उसी के बराबर एनर्जी जो होगा बच्चों वो किसका होगा, तो वो 5f का। सिमिलरली 6s की अगर हम लोग बात करें, 6s है,
6p है, 6d है और क्या है बच्चों, उसी तरह से है 6f। सिमिलरली 7s की एनर्जी, फिर 7p की एनर्जी। और बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही भी बता रखा है कि जितने ऑर्बिटल्स की अपने को जरूरत है उसमें दरअसल 6f की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जितने भी एलिमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं उन सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए दरअसल हम लोगों को 6 में d ऑर्बिटल तक की ही जरूरत पड़ती है। इस वजह से तो ये हम लोगों का आ गया क्या चीज, एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना बच्चों। तो सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, 1s की, तो उसी बात को मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं 1s। उससे ज्यादा एनर्जी किसका होगा बच्चों, 2s का, और 2s और 2p की एनर्जी बराबर, फिर किसकी एनर्जी बच्चों, 3s और 3p की एनर्जी बराबर, और ये 3d के एनर्जी के भी बराबर हो जाएगा। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा। और 3d से ज्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा बच्चों, 4s का, लेकिन 4s की एनर्जी 4p के बराबर, 4p की एनर्जी 4d के बराबर, और 4d की एनर्जी 4f के बराबर। लेकिन इससे ज्यादा 5s की एनर्जी, तब 5p की एनर्जी, तब 5d की एनर्जी, और तब बच्चों किसकी एनर्जी, 5f की एनर्जी। लेकिन 6s की एनर्जी इससे ज्यादा, लेकिन 6p की एनर्जी के बराबर, और 6d भी इसी के बराबर एनर्जी की होगी। लेकिन 7s की एनर्जी इससे ज्यादा, जो कि बराबर होगी किससे, 7p के एनर्जी से, है ना बच्चों। तो यहां पर आप लोग देखो कि एनर्जी जो है 1s से ज्यादा 2s का, लेकिन 2s में 2s 2p दोनों की एनर्जी बराबर। सिमिलरली 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर, 4s 4p 4d 4f की बराबर, 5s 5p 5d 5f की बराबर, 6s 6p 6d की बराबर, 7s 7p की बराबर। तो इसे ध्यान रखना। लेकिन ये किसके लिए है, इस बात को नहीं भूलना, ये सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए है। दिख रहा है ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। अब हम लोग मेन टर्म पर आते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए, तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बच्चों बोलते हैं किसे, तो पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब वैसा स्पीशीज जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन। और दरअसल हम लोगों को बच्चों इसी के बारे में तो पढ़ना ही था, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो सिर्फ इकलौता एटम है, वो कौन, हाइड्रोजन, जो कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट है बच्चों वो सब का सब क्या है, पॉली इलेक्ट्रॉनिक है। तो उसके लिए ही तो मुख्य रूप से हम लोगों को एनर्जी लेवल डायग्राम देखना है। एनर्जी लेवल डायग्राम मतलब क्या, कि किसी भी एटम में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उन सारे ऑर्बिटल को एनर्जी के बढ़ते या घटते क्रम में हम लोगों को सजाना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग जानो कि एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि एनर्जी जो होता है किसी भी ऑर्बिटल का वो किस बात पर निर्भर करता है, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। सही है ना बच्चों। तो एल क्या है, AZIMUTHAL क्वांटम नंबर, और एन क्या है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, वहां पर क्या था कि ऑर्बिटल की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर निर्भर करती थी। लेकिन यहां पर क्या है, ऑर्बिटल की एनर्जी प्रिंसिपल और एजीमुथल दोनों पर निर्भर करेगी, ठीक है ना। तो पहला बात तो ये हो गया। लेकिन कभी किसी केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दो ऑर्बिटल है और दोनों के लिए n+l की वैल्यू बराबर आ जाए, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल जो, सॉरी यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसे ध्यान से देखना कि कोई भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों के सम के बराबर है। हम कोई जितने भी ऑर्बिटल है उन सबों के लिए प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि किसका n+l वैल्यू कम है, किसका n+l वैल्यू ज्यादा है। n+l जिसका कम होगा वो कम एनर्जी का होगा, जिसका n+l वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी का होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों जब n+l का वैल्यू दो या दो से अधिक ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाए। मान लो कि ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इसके लिए भी n+l का वैल्यू 3, इसके लिए n+l का वैल्यू 3, यानी कि दोनों ऑर्बिटल के लिए n+l का वैल्यू 3। तो किसको कम एनर्जी का मानेंगे, किसको ज्यादा एनर्जी का मानेंगे। तो उस परिस्थिति में बच्चों जिसका n ज्यादा होगा वहां पर हम लोग सिर्फ n पर आ जाते हैं, यानी कि सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर आ जाता है। जिसका n ज्यादा होगा दैट वन शुड बी कंसीडर्ड विद हायर एनर्जी, एंड जिसका n का वैल्यू कम होगा दैट विल शुड बी कंसीडर्ड विद लोअर एनर्जी। ओके स्टूडेंट, यानी कि n पर डिपेंड करेगा। और वो कैसे, वही हम यहां पर लिख रहे हैं। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, then which one have higher value of n is considered with higher energy, nothing else। इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं देना है। यानी कि अगर
दो ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू बराबर आ जाए तो जिस ऑर्बिटल का n ज्यादा होगा दैट वन शुड बी कंसिडर्ड विथ हायर एनर्जी एंड that particular orbital which one have lower value of n is considered with lower energy, nothing else। इससे ज्यादा कुछ भी सोचोगे तो झूठ मूठ का कंफ्यूजन पालोगे। यहाँ पर एक चीज बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन सारे रूल को हम लोग नाम देते हैं बच्चों, कौन सा रूल, तो यहाँ पर इसका नाम होता है बोरबरीज रूल, ठीक है ना। तो इसे बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, बोरबरीज रूल। तो आप लोगों से पूछा जाएगा व्हाट इज बोरबरीज रूल, तो बोरबरीज रूल का सबसे पहले इस्तेमाल क्या होता है, तो कोई भी पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में ऑर्बिटल के रिलेटिव एनर्जी को कंपेयर करने के लिए हम लोग बोरबरीज रूल का इस्तेमाल करते हैं। बोरबरीज रूल में होता क्या क्या है, तो बोरबरीज रूल के अनुसार कोई भी ऑर्बिटल का एनर्जी जो होता है n प्लस एल वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है, और अगर दो ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो जिस ऑर्बिटल का n ज्यादा होगा दैट वन शुड बी कंसिडर्ड विथ हायर एनर्जी, और जिस ऑर्बिटल का n का वैल्यू कम होगा दैट वन शुड कंसिडर्ड विथ लोअर एनर्जी, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है। अब हम लोग एग्जांपल देख देख के काम कर लेते हैं। बताओ तो कोई भी एटम जो पीरियोडिक टेबल में होता है वहां पर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो वहां पर बच्चों हो सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, और 4 में तो याद होगा बच्चों आप लोगों को 4f भी होता है, तो 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p, है ना। तो इतने सारे ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, सही है। अब इन सारे ऑर्बिटल में n की वैल्यू अगर हम लोग देखें, n कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, और फिर n प्लस l को देखेंगे जिसका कि सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इन सारे ऑर्बिटल में वही करेंगे, n फिर l और फिर n प्लस l। पेशेंस नहीं छोड़ना बच्चों, पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी होता है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो चलो 1s के लिए n का वैल्यू लिखते हैं दैट इज 1, और l का वैल्यू कितना होता है बच्चों, s ऑर्बिटल के लिए 0, तो n प्लस l कितना हो गया, तो 1 के बराबर। इस तरह 2s के लिए अगर हम लोग गौर से देखें तो n का वैल्यू है 2, l का वैल्यू 0, तो ये हो गया 2 के बराबर। 2p में क्या होगा, 2 और l का वैल्यू 1, तो ये हो गया बच्चों 3 के बराबर। 3s में क्या होगा, 3 0, तो 3 के बराबर। बाकी चीजें याद है ना आप लोगों को, s p d f के लिए l का वैल्यू कितना होता था, s के लिए होता था 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ठीक है। तो 3p में क्या होगा, 3 और l का वैल्यू कितना होगा 1, तो ये कितना हो गया बच्चों 4। 3d में कितना होगा 3 और 2, ये कितना हो गया बच्चों 5। 4s में कितना होगा 4 0, तो 4 आ गया। 4p में कितना होगा 4 1, तो हो गया 5। सिमिलरली 4d की अगर हम लोग बात करें तो 4 और यहाँ पर l का वैल्यू 2, तो हो गया कितना बच्चों 6। अब वही काम अगर हम लोग 4f ऑर्बिटल के लिए कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 4 + 3 = 7। 5s है बच्चों, तो 5 0, तो ये हो गया 5, 5 1, ये हो गया बच्चों 6, 5 2, तो ये हो गया कितना 7, 5 3 हो गया, तो ये कितना हो गया 8, 6 0 हो गया, तो ये कितना हो गया 6, 6 1, तो ये हो गया बच्चों 7, 6 2, तो ये बच्चों हो गया 8, 7 0, तो ये कितना हो गया 7, और 7 1, तो ये कितना हो गया 8। तो यहाँ पर क्या गौर करना है आपको, तो यहाँ पर गौर करना है कि n प्लस एल का वैल्यू सबसे कम किसका है, तो n प्लस एल सबसे कम 1, उसके बाद देखो 2, उसके बाद 3 2 का आ गया, तो 3 2 का आ गया मतलब क्या, अगर दो ऑर्बिटल के n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए तो जिसका ज्यादा एनर्जी, किसका ज्यादा एनर्जी, n जिसका ज्यादा उसका ज्यादा एनर्जी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि इन दोनों का n प्लस एल सेम है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा, तो n को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो n को देखो, तो n चूंकि इसका ज्यादा है तो 3s ज्यादा एनर्जी का होगा, और n इसका कम है तो ये कम एनर्जी का, यही समझना है बच्चों। यदि n प्लस एल का वैल्यू देखें तो इन दो ऑर्बिटल का n प्लस एल सेम है, वो कितने के बराबर है, वो 4 के बराबर है, दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर पूछा जाए कि इन दोनों में कौन ज्यादा एनर्जी का, कौन कम एनर्जी का, तो जिसका n ज्यादा, यानी कि हम लोग कंपेयर करेंगे किसमें, ये 3 और ये 4 में, तो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो किसका n ज्यादा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 4s का n ज्यादा है, तो 4s इज ऑफ हायर एनर्जी देन 3p, ठीक है ना। तो एकदम ध्यान से देखना, अब इसी को छोटा कर दे रहा हूं,
और इसी से हम लोग ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डायग्राम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये एनर्जी के बढ़ते क्रम में हम लोगों को ऑर्बिटल को समझाना है या सजाना है, सॉरी। तो बताओ तो जल्दी से कि सबसे कम n+l किसका है। तो यहाँ पर बताओ बच्चों n+l वैल्यू सबसे कम किसका है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 1s का, यानी कि 1s ऑर्बिटल जो होता है ये सबसे कम एनर्जी का होता है। याद रहेगा बच्चों कौन सा ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी का, तो 1s ऑर्बिटल, ठीक है ना। अब देखते हैं 2s में देखो तो n+l 2 है, यानी कि इससे ज्यादा, तो जस्ट 2s का एनर्जी इससे ज्यादा होगा, जो कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2s का एनर्जी इससे ज्यादा, ठीक है, सही है ना। अब देखो यहाँ पर 3 का 2 वैल्यू आ गया, ये जो मैंने सेट किया, कट किया, ये 3 का 2 वैल्यू, तो 3 किसका आया, तो एक 2p का आया और एक 3s का। तो 2p और 3s में किसका कम एनर्जी, तो क्योंकि n+l वैल्यू सेम है तो n चूंकि 2p का कम है इसलिए 2p को कम एनर्जी का मानेंगे, 3s को ज्यादा एनर्जी का मानेंगे, सही है ना। तो ये आप लोग देखो 2p का कम एनर्जी है, 3s का ज्यादा। अब इससे ज्यादा पर जाओ, यानी कि n का वैल्यू 1 हो गया मेरा, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 4 वाले को देखो, तो 4 वाला n+l वैल्यू 4 2 है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो इन दोनों का वैल्यू चूंकि सेम है तो n का वैल्यू कम किसका है, तो यहाँ पर गौर करोगे 3p का कम है और 4s का ज्यादा है। तो 3p का कम एनर्जी और 4s का उससे ज्यादा, तो दोनों ऑर्बिटल को यहाँ पर मैंने लिख दिया 3p का कम और 4s का ज्यादा। अब हम लोग जाते हैं n+l का वैल्यू 5 किसका किसका है। देखो तो एक यहाँ पर है, 2 है, 5 और एक यहाँ भी है 5, यानी कि इन तीनों का n+l सेम है। तो हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, n का वैल्यू। तो 5 वाले में n का वैल्यू यहाँ है 4, यहाँ है 3 और यहाँ है 5। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 3d का, और उसके बाद किसका होगा बच्चों, 4p का, और तब 5s, यानी कि 3d देन 4p देन 5s। सबसे कम एनर्जी किसका, तो 3d का, तब 4p और तब क्या है बच्चों, तब हो गया 5s, सही है ना। अब हम लोग n+l वैल्यू 6 का देख, 6 वाला देखो, एक आप लोगों को यहाँ दिखेगा 4d का, फिर यहाँ 5p का और फिर यहाँ 6s का। तो इन तीनों को देखोगे तो n का वैल्यू देखो सबसे कम है 4d का, तब 5p का और तब बच्चों 6s का, है ना। और उसी चीज को यहाँ पर लिखा है मैंने, सबसे कम एनर्जी किसका, 4d, तब 5p और तब बच्चों किसका, 6s का, सही है ना। अब हम लोग n+l वैल्यू 7 को कंसीडर करते हैं। तो 7 को अगर आप लोग कंसीडर करोगे तो देखो 7 का एक यहाँ पर टर्म है, यानी कि 4f में, फिर 5d में है, फिर 6p में है और फिर 7s में है, ठीक है ना। तो इन चारों को अगर देखो ध्यान से तो सबसे कम n क्या है, 4f का, तब 5d, तब 6p और तब 7s, है ना। तो इन चारों को हम लोग लिख देते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे, सबसे कम एनर्जी 4f का, फिर 5d और तब 6p और तब है 7s, सही है ना। अब n+l वैल्यू 8 को हम लोग कंसीडर करते हैं। n+l वैल्यू 8 को अगर देखो ध्यान से तो एक यहाँ पर नजर आ रहा होगा किसका, तो 5f का, उसके बाद किसका नजर आ रहा है, 6d का, तब 7p का 8 वैल्यू नजर आ रहा होगा, है ना। तो n के वैल्यू को कंपेयर करेंगे इसमें, तो इसका है 5f का 5, 6d का 6 है और उसके बाद 7p का 7 है। तो n का वैल्यू को बढ़ते क्रम में हम लोग सजाते हैं। तो सजाने के बाद आप लोगों को मिलेगा क्या, कि सबसे कम एनर्जी किसका, 5f का, फिर 6d का और फिर 7p का। तो बच्चों जितने भी एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उतने एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए दरअसल हम लोगों को इतने ही ऑर्बिटल की जरूरत होती है ना बच्चों। तो इन्हीं सारे ऑर्बिटल को एक बार फिर से एनर्जी के बढ़ते क्रम में हम लोग लिखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि याद करना निहायत जरूरी होता है, सही है ना। तो बच्चों जल्दी से आप लोग याद करते चले जाओ। सबसे कम एनर्जी किसका होता है बच्चों, 1s का। 1s से ज्यादा एनर्जी किसका होता है, तो 2s का। 2s से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 2p का। 2p से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 3s का। 3s से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 3p का। 3p से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 4s का। 4s से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 3d का। 3d से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 4p का। 4p से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 5s का। 5s से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 4d का। 4d से ज्यादा एनर्जी किसका, 5p का। 5p से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 6s का। 6s से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 4f का। 4f से ज्यादा एनर्जी किसका, तो 5d का। 5d से ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 6p का। 6p से ज्यादा एनर्जी बच्चों किसका, 7s का। और इसके बाद 5f, और 5f के बाद किसका एनर्जी हो जाएगा, 6d का। और 6d के बाद एनर्जी किसका हो जाएगा बच्चों, 7p का। तो ये हम लोगों के पास क्या है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी बढ़ते क्रम में किसका, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। पॉली इलेक्ट्रॉनिक यानी कि हर किसी के लिए है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। मतलब इसमें गोल्ड का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं,
कॉपर कॉइल लिख सकते हैं और हाइड्रोजन का भी लिख सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, एनर्जी का बढ़ता क्रम किसके लिए, पॉली, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन यानी हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है ना। 9, 10 में बच्चों ये वाला एनर्जी ऑर्डर आप लोगों ने एक और तरीके से सीखा होगा और वही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है और उसी तरीकों को आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो क्या तरीका होता है, हम लोगों के पास कितने ऑर्बिटल हैं बच्चों, देखो ध्यान से, 1s 2s और 2s के साथ कौन, 2p, फिर कौन है बच्चों 3s, 3s के साथ 3p और 3p के बाद बच्चों 3d है, 3d के बाद है कौन सा 4s, 4p, 4d और साथ में 4f, फिर क्या है 5s, 5p, 5d और साथ में क्या है बच्चों 5f भी है। सिमिलरली क्या है बच्चों 6s, 6p, 6d और साथ में 7s और 7p है ना। तो इन सारे को आप लोगों को याद होगा, इस तरह से हैचिंग किया गया होगा वहां पर 9, 10 में जब आप लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि वहां अब इस सवाल का जवाब तो आप लोगों को मिल गया होगा कि इतने ही ऑर्बिटल क्यों होते हैं, क्योंकि इतने ही ऑर्बिटल की दरअसल जरूरत होती है। ऑर्बिटल इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन इतने ही ऑर्बिटल की चूंकि जरूरत होती है किसी भी एलिमेंट जो कि आज के डेट तक नोन है पीरियोडिक टेबल में, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, इसी वजह से बच्चों हम लोग इतने ही ऑर्बिटल को लिखते हैं। और यही एनर्जी का डायग्राम भी है। इसको अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा 1s, उसके बाद ऐसे घूम के आओ तो क्या मिलेगा 2s, फिर घूम के आओ फिर 2p, फिर 3s। ये एनर्जी का बढ़ता क्रम है, इसको अगर यहां से भी कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर कर सकते हो। 3s के बाद कौन आएगा बच्चों, फिर आएगा 3p, फिर 4s, ऊपर से भी मिला सकते हैं 3p फिर 4s। उसके बाद कौन आएगा बच्चों 3d, 4p, 5s। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। तो इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, शॉर्टकट में किनारे में लिखे और फटाफट उसको इस्तेमाल कर लिए, है ना बच्चों। तो 5s के बाद क्या होगा 4d, फिर 5p, फिर 6s, उसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s और उसके बाद 5f, 6d और 7p, है ना बच्चों। तो ये था आप लोगों का एनर्जी लेवल डायग्राम, किसके लिए, पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए। और आज हम लोगों ने पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के साथ साथ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का भी एनर्जी लेवल डायग्राम था, यानी कि देखा था, जो कि ये है, जिसमें कि कोई भी अंतर नहीं होता है। यहां पर 1s से ज्यादा 2s और 2p का बराबर था, ठीक है ना। तो वैसा ही चीज दोनों को साथ में लाके भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वो देखो आप लोग, जो कि आप लोग साथ में देख सकते हो। ये वाला जो एनर्जी लेवल डायग्राम है पहला वाला, ये है पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए, और ये जो दूसरा वाला आप लोगों को दिख रहा है ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज के लिए है। बच्चों इस एनर्जी लेवल डायग्राम का इस्तेमाल हम लोग अगले लेक्चर में भी करेंगे, जहां पर कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मूव कर जाएंगे। और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ हम लोग कई तरह के लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि किसी भी एटम में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फिलिंग में जरूरी होता है। और पूरे केमिस्ट्री में, सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि पूरे केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। इसलिए उन सारे लेक्चर को सिर्फ आप लोग देखोगे नहीं, बल्कि अच्छे से अपने दिलो दिमाग में उतारोगे कि उन चीजों का इस्तेमाल अगर फ्यूचर में कहीं किसी चैप्टर या किसी लेक्चर में लग रहा है तो उसे आप लोग ध्यान से इजी मैनर में इस्तेमाल कर सको, है ना बच्चों। और वो रूल क्या क्या होता है, अबाउट रूल के बारे में हम लोग देखेंगे, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, हम लोग हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में देखेंगे, और भी कई चीजों के बारे में बच्चों हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के बीच आप लोग चाहो तो इसे सब शेयर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, ठीक है।